नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 9 जुलाई के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ। आज पहला करंट अफ़ेयर है, इंडिया का हाउसहोल्ड सेविंग गिर रहा है। इस टॉपिक को पूरी तरह से समझें उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं नेट डिस्पोज़ेबल इनकम होता क्या है? आपको बता दें कि ये इंडिविजुअल के द्वारा कमाया गया पैसा जिस पर अगर वो टैक्स डिडक्ट करवा लेता है और उसके बाद जो उसके पास पैसा बचता है, अगर उससे वो खर्च करता है या फिर सेविंग करता है, तो ऐसे इनकम को नेट डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। वहीं अगर दूसरे टर्म की बात करें, तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी कि जो टोटल स्पेंडिंग होती है हाउसहोल्ड के थ्रू गुड्स और सर्विसेज पर, इसे हम कहते हैं टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि आप एंटरटेनमेंट पर, फूड पर, क्लॉथिंग पर, ऐसे चीज़ों पर आप खर्च करते हैं। तो यानी ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। आइए अब समझते हैं हाउसहोल्ड सेविंग के बारे में। अब हाउसहोल्ड सेविंग होता क्या है? तो ये डिफरेंस होता है नेट डिस्पोजेबल इनकम और साथ ही साथ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। बता दें आपको कि इसमें टैक्स को इंक्लूड किया जाता है और साथ ही साथ जो उधार आप चुकता करते हैं यानी डेब्ट रिपेमेंट भी इसको इंक्लूड किया जाता है। आइए अब हालिया आंकड़ों को देखें कि रिसेंट ट्रेंड रहा क्या? आपको बता दें कि इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट गिरता हुआ नज़र आया। 34.6% जो जीडीपी का होता था 2011-12 में, वो 29.7% पर आ गया 2022-23 में। यह 4 दशक में सबसे कम है। अगर हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग की बात करें परसेंटेज ऑफ जीडीपी में, तो वो 11.5% 2020-21 के रिस्पेक्ट में 5.1% हो गया 2022-23 के रिस्पेक्ट में। अब अगर हाउसहोल्ड लायबिलिटीज़ की बात की जाए, तो ये 6.4% जीडीपी का राइज़ है। अगर इसे 17 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा है। अब आइए जानते हैं कि किस कारण से डिक्लाइन हुआ हाउसहोल्ड इनकम्स में। तो सबसे पहला कारण है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। आपको बता दें कि बढ़ती हुई महँगाई के कारण जो हाउसहोल्ड की परचेजिंग पावर है, वो दिन-प्रतिदिन इरोड होती चली गई। अगर रियल वेजेज़ में डिक्लाइन होता चला गया है, यानी कि रियल वेजेज़ का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से स्टैग्नेंट है। आपको मालूम है कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण इनकम ग्रोथ लिमिट हो गई है घरों में और जो हाउसहोल्ड कैपेसिटी है सेव करने की, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होती चली जा रही है। वहीं अगर बैंक्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट देना, साथ ही साथ स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता था उनके पैसों पर, अब वो भी कम होता चला जा रहा है। जिस कारण से लोग सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाना बंद कर दे रहे हैं और हाउसहोल्ड इनकम धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है। अब आपको बता दें कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पैटर्न में भी चेंज हुआ है। अगर पोस्ट कोविड की बात करें, तो आपको बता दें कि इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड जैसे हाई रिस्क एसेट में अब हाउसहोल्ड अपने पैसे लगा रहे हैं। एसआईपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 8.5% बढ़ गया है। यानी 2016 में जो 3,122 करोड़ हुआ करता था, वो 2025 में बढ़कर 26,632 करोड़ हो गया है। अब आपको ये भी बता दें कि पोस्ट कोविड कंजम्पशन्स में लोगों ने उधार लेना ज़्यादा चालू कर दिया, ताकि वो घर बना सकें। साथ ही साथ एजुकेशंस भी काफ़ी महँगा होता चला जा रहा है, जिसके लिए भी वो बोरो कर रहे हैं। अब अगर एस्पिरेशनल स्पेंडिंग की बात करें, तो ये भी राइज़ होता चला जा रहा है। आइए समझते हैं राइज़िंग एस्पिरेशनल स्पेंडिंग का मतलब क्या हुआ? अगर अर्बन मिडल क्लास की बात करें, यानी कि शहरी मिडल क्लास की बात की जाए, तो लोग जो घरों में पैसे रखते थे ताकि बुरे समय में काम आए, अब वो घूमने में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो फॉरेन विज़िट कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने लाइफ़स्टाइल गुड्स पर उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई है। अब आइए जानते हैं कि कंसर्न क्या है सरकार के लिए। तो रिड्यूस्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी आपको बता दें कि जो हाउसहोल्ड सेविंग है भारत का, वो 60% है जीडीपी सेविंग का, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक का 60% हाउसहोल्ड सेविंग लगभग बनाता है। अब अगर आप देखेंगे तो इसके रिड्यूस होने से जो डोमेस्टिक कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी। अब साथ ही साथ हाउसहोल्ड डेब्ट राइज़ कर रहा है। अब ज़्यादातर लोग उधार लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, जिस कारण से उन पर हायर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा। अब आपको ये भी बता दें कि फाइनेंशियलाइज़ेशन इंक्रीज़ करने से भी जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, वो डिस्प्लेस हो गया है। साथ ही साथ रिटायरमेंट सिक्योरिटी भी इनएडिक्वेट होता चला जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स और सेविंग जैसे टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज़ करना होगा।
वहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, यानी नेशनल पेंशन स्कीम सरकार की योजनाओं को यूनिवर्सलाइज करना होगा ऑटो एनरोलमेंट और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। वहीं रेगुलेटरी ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करना होगा, यानी डिजिटल लेंडिंग, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना होगा। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन भी सरकार को करना होगा, यानी कि एक नेशनल स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा हाउसहोल्ड सेविंग को मेजरेबल टारगेट के साथ। तो ये थी पहली न्यूज़ से आपको जानने वाली खबरें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगले करंट अफेयर में नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट आई है, यानी कि सेकंड एडिशन रिलीज़ किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये 2023-24 का आंकड़ा है, तो आपसे 2025 में भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये आज ही न्यूज़ में आया है। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें आपसे कहा गया है कि जो 85% डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कंपोजिट स्कोर में बढ़ोतरी दिखाए हैं, यानी ये बहुत अच्छी बात है। अगर सबसे पहले अब एसडीजी के बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें टोटल 17 गोल हैं, जिसमें 2015 में जिसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि 17 गोल को सेट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में, और इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अगर मुख्यतः बात करें तो एसडीजी 1 से एसडीजी 17 तक बात करते हैं, जिसमें कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ पार्टनरशिप और गोल। तो ये थे 17 एसडीजी जिसको 2030 तक हर देश को आने का लक्ष्य रखा गया है, जो भी यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज़ है। अब आपको बता दें कि न्यूज़ एंड ट्रांज़ैक्शन क्या है, तो इन्हीं एसडीजी को वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशन पब्लिश करती है, वहीं भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इसे नीति आयोग पब्लिश करता है, और वो भी स्पेसिफिक रीजन के लिए। यहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं बता दूँ आपको कि टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही साथ एक ब्रदर भी है। 7 डिस्ट्रिक्ट एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जो 22 किलोमीटर लंबा है। अगर ब्रदर की बात करें तो सिक्किम उसके ब्रदर में आता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ की ओर चाइना लगा हुआ है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की ओर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो म्यांमार लगा हुआ है। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ सिक्किम के साथ भूटान लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अब आप ध्यान में रखिएगा। अब नीति आयोग के बारे में बता दें, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। प्लानिंग कमीशन की जगह ला पर लाया गया था इसे। वहीं नीति आयोग एक थिंक टैंक है, यानी भारत सरकार के लिए सोचने का काम करता है, और साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन एक लीगल और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी बॉडी थी। अब इसकी स्थापना तो मैंने बता दिया 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके हेड हैं चेयरमैन, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अगर इसके वाइस चेयरमैन की बात करें तो सुमन बेरी। वहीं अगर सीईओ की बात करें तो बीबीआर सुब्रमण्यम। ये सारी चीज़ें आपको नीति आयोग से संबंधित याद रखना है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ से जो आपसे सवाल बनेगा, वो बनेगा नथियाल जो मिज़ोरम में है, उसने जो है फ्रंट रनर स्टेटस अचीव किया है। ये नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के 85% डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा कंपोजिट स्कोर दिखाया है। साथ ही साथ अगर आपको और बताता चलूँ तो नागालैंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स टॉप 10 परफॉर्मर्स में हैं। अगर अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। वहीं गुड एंड वेल-बीइंग विटनेस में इंक्रीज़ किया गया है 93 डिस्ट्रिक्ट्स का। सिक्किम को देखें तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि सारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम जो है मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। तो ये थे संबंधित नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए एसडीजी इंडेक्स से संबंधित। आइए समझते हैं अपने अगले करंट अफेयर को। अगला करंट अफेयर आपको इथियोपिया ने मेगा डैम जो नाइल रिवर पे बन रहा था, उसको फिनिश कर लिया है, ऐसा इथियोपिया का कहना है। सबसे पहले आपको इथियोपिया के बारे में बता दें। उसके बाद आते हैं न्यूज़ एंड ट्रांज़ैक्शन पे। तो आप जान लीजिए कि इथियोपिया एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया कहते हैं, जो एक लैंड लॉक कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे लोकेटेड है। आप देखिए, अगर इस हॉर्न को देख रहे होंगे तो ये एक सींग की तरह बना रहा है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 4 देश हैं। एक है इथियोपिया, दूसरा है इरिट्रिया, तीसरा है सोमालिया, और चौथा है ये छोटा-सा कंट्री दिख रहा है, जिबूती। तो आप समझ गए होंगे कि अफ्रीका के, अगर मैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट लूँ, तो अफ्रीका के ईस्ट में सिचुएटेड है इथियोपिया, और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। तो ये बातें आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अब आइए इथियोपिया से संबंधित कुछ जानकारी जान लें। इथियोपिया की राजधानी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। अगर यहाँ के पीएम की बात करें तो काफ़ी फेमस पीएम हैं, जिनको पीस का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था।
तो उनका नाम भी अब आने वाले परीक्षाओं में आपको दिखेगा, उनका नाम है अबी अहमद। तो अबी अहमद का भी नाम अब न्यूज़ में आ चुका है। तो ये बातें थी जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित थी। तो आपने अब जान लिया इथोपिया के बारे में। आप एक और बात इथोपिया के बारे में जान सकते हैं। यहाँ की करेंसी भी आपको याद रखना है। यहाँ की करेंसी है बीर, तो ये बात भी अब आप याद रखिएगा। तो आपने इथोपिया के बेसिक्स के बारे में पूरी तरह से जान लिया। अब आइए कुछ और जानकारी दे दें आपको नाइल रिवर से संबंधित। तो अब आपको नाइल रिवर के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा। आइए, नाइल रिवर 2 रिवर से मिलकर बनता है। नाइल रिवर 2 रिवर से बनकर बनता है। एक है व्हाइट नाइल और दूसरे को बोलते हैं ब्लू नाइल। अब आपको बता दें कि जो नाइल रिवर है एक मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरता है। आपको बता दें कि ये नाइल रिवर को लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका में ही नहीं कहा जाता है बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसे लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। अब इसकी 2 ट्रिब्यूटरी है मैंने बताया शुरुआत में ही व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। तो आप देखिए कि व्हाइट नाइल की शुरुआत कहाँ से होती है? तो व्हाइट नाइल की शुरुआत होती है विक्टोरिया से और लेक टाना से शुरुआत होता है ब्लू नाइल का। अब ये जहाँ मिलते हैं वो जगह है सूडान की राजधानी खार्तूम और यहीं से मुख्य नाइल रिवर की शुरुआत मानी जाती है जो इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। अब आपको बता दें कि नाइल रिवर की लंबाई 6650 किलोमीटर है। वहीं ये 11 कंट्रीज़ को कवर करता हुआ जाता है जिसमें कोंगो भी है, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट। वहीं अगर नाइल के प्राइमरी वाटर सोर्स की बात करें तो इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इनके इकोनॉमिक फैक्टर भी इन पर डिपेंड करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर और फिशिंग से संबंधित ये जो 3 देश मैंने बताया इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान ये इन्हीं पर निर्भर हैं। आपको एक बार बता दें कि ये साउथ सूडान है, ये आपका सूडान है और ये है इजिप्ट क्योंकि यही 3 जगह से आप देखेंगे कि नाइल रिवर गुज़र रहा है। अब आइए न्यूज़ इन ट्रांज़ैक्शन पे चलते हैं। अब आपको बता दें कि इथियोपिया ने एक मेगा डैम बना रहा है नाइल रिवर पर। अब आप देखेंगे तो जो आपका इथियोपिया है वो एक ग्रैंड इथियोपियन रिनेंस डैम बना रहा है। आपको बता दें कि मल्टी बिलियन डॉलर से ये बांध को बनाया जा रहा है जिसे जीईआरडी भी कहा जाता है। अब जीआरडी को जीईआरडी को मिलेनियम डैम के भी नाम से जाना जाता है जो बेनिशंगुल गुमुज रीजन इथियोपिया में बना हुआ है जो कि सूडान बॉर्डर के नज़दीक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इस पर बनाया जाएगा अफ्रीका में जो 6.45 गीगावाट कैपेसिटी रखता है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में ही स्टार्ट कर दी गई थी। अब इजिप्ट और सूडान को ये डर है कि 4.2 बिलियन डॉलर जो जीईआरडी यानी ग्रैंड इथियोपियन रिनेंस डैम जो है वो सीवियरली रिड्यूस कर देगा नाइल वाटर के शेयरिंग को। ज़ाहिर-सी बात है अगर आप बाँध बना देते हैं तो निश्चित रूप से बाँध आगे की पानी जो जाएगा उसको ब्लॉक कर देगा। इसीलिए इन दोनों देशों में चिंता है। दोनों देश ही नहीं बल्कि तीनों देश में ये चिंता का विषय है लेकिन ख़ासकर इजिप्ट में। क्योंकि जब ब्लू नाइल को आप देखेंगे यानी नाइल रिवर को देखेंगे तो ये सूडान से होते हुए बाद में सबसे आखिर में इजिप्ट जाता है और इजिप्ट की मेजर इकोनॉमी फिशिंग और एग्रीकल्चर है। तो ज़ाहिर-सी बात है इजिप्ट को इससे दिक्कत होना अनिवार्य है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्रैंड इथियोपियन रिनाइंस डैम है, ये एक रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी टाइप डैम है। आपसे एग्ज़ाम में ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि ग्रैंड इथियोपियन रिनाइंस डैम किस प्रकार का डैम है, तो ये ग्रेविटी टाइप का डैम है, जिसमें 2 पावर स्टेशंस हैं, 3 स्पिलवे है और 1 सैडल डैम है। जो मेन डैम है वो 145 मीटर ऊँचा है और 1780 मीटर लंबा है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो ये थी मुख्य बातें जो इस न्यूज़ से बन रही थी। आइए देखते हैं अगले न्यूज़ को। अगला न्यूज़ में सुकन्या सोनोवाल अब न्यूज़ में है। आपको बता दें कि इनको कॉमनवेल्थ का यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया है 2025 से 2027 टर्म के लिए। ये बीटेक स्टूडेंट हैं आईआईटी गुवाहाटी की। ये सब आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 2025 से 27 टर्म के लिए कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे सुकन्या सोनेवाल। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको जानना है कॉमनवेल्थ के बारे में। तो आप जान लीजिए कि कॉमनवेल्थ नेशंस का एक ग्रुप है जिसमें अभी फ़िलहाल 56 कंट्रीज़ हैं। यानी कि 56 मेंबर स्टेट्स का ये कॉमनवेल्थ नेशंस होता है। साथ ही साथ इसको दूसरे नाम से आप जानेंगे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है। कुछ दिनों पहले तक तो इसमें केवल ब्रिटिश जहाँ-जहाँ राज किए थे वही कंट्रीज़ थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी कंट्रीज़ इसको आकर जॉइन कर सकता है। तो अभी इसमें 56 मेंबर हैं, आप याद रखिएगा। वहीं इसके हेड की बात करें तो ये भी आप याद रखिएगा कि इंग्लैंड के राजा अभी चार्ल्स 3 हैं, वही इसके हेड भी हैं।
तो ये थे कॉमनवेल्थ से संबंधित बातें, तो आपको याद रखना है सुकन्या सोनेवाल और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड इतनी सारी बातें। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इंडिया कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है या नहीं, तो इंडिया बिल्कुल कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है। आपसे अच्छे एग्ज़ाम्स में एक ऑप्शन डाल सकते हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, तो नहीं, इंडिया पार्ट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। आपको अब हरदीप सिंह ब्रार का नाम याद रखना है। ये बीएमडब्ल्यू इंडिया के नए प्रेसिडेंट और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। याद रखिएगा, हरदीप सिंह ब्रार, जिन्हें कि नया प्रेसिडेंट बनाया गया है और साथ ही साथ सीईओ भी बीएमडब्ल्यू इंडिया के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो हरियाणा एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी डेवलप करने वाला है। तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में टोटल 10,000 एकड़ ऑफ लैंड का यूज़ किया जाएगा। अब इसका काम है, अब ज़ाहिर-सी बात है, सफारी बनेगा तो अब सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, हम जंगल को भी बर्बाद करेंगे। तो यानी कि अब हम यहाँ पर टूरिज़्म बुलाएँगे। टूरिज़्म के साथ-साथ वाइल्ड लाइफ़ को कंज़र्व करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कभी ये पॉसिबल है कि आप टूरिज़्म के साथ-साथ वाइल्ड लाइफ़ कंज़र्वेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कभी बातें इसके बारे में बाद में करेंगे और साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये प्रिज़र्व करेंगे बायोडायवर्सिटी को। अब आइए जानते हैं हरियाणा के बारे में थोड़ा-सा जान लें। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, ये बात भी याद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर का नाम है नायब सिंह सैनी और वहीं इसके गवर्नर काफ़ी इम्पोर्टेंट बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब आइए समझते हैं, चूँकि ये डेवलप हो रहा है अरावली रेंज में, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि ये अरावली रेंज में यूज़ किया जा रहा है और ये जंगल सफारी में कह रहे हैं कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और ये इको फ्रेंडली टूरिज़्म पर फ़ोकस करना चाहते हैं। इको फ्रेंडली टूरिज़्म, ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी वो इको फ्रेंडली नहीं हो सकता है। आप सैटेलाइट का यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करेंगे, जिससे फ्रीक्वेंसी और रेडिएशंस निकलेंगे, तो उससे ज़ाहिर-सी बात है जानवरों को नुकसान होगा। जब आदमी के जीन को चेंज हो जाता है इन रेडिएशंस और फ्रीक्वेंसी से, तो बाकी जानवर की तो बात ही अलग है। अब आइए, अरावली न्यूज़ में है, तो अरावली के बारे में भी थोड़ा-सा क्या, जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं सवाल जान लेते हैं। अरावली रेंज जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरता है। ये पुराने माउंटेन्स रेंजेस में से एक है पूरे वर्ल्ड में, जो 692 किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, 692 किलोमीटर आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। अब अरावली माउंटेन रेंज की बात करें, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है गुरु शिखर। याद रखिएगा कि गुरु शिखर यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। ये हल्दी घाटी से भी होकर गुजरता है, ये भी बात याद रखिएगा। अब एलिवेशन की बात करें तो 1722 मीटर है। ये किसी एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाना चाहिए, फिर भी आप याद रखिएगा। तो ये थी अरावली से संबंधित बातें और इस न्यूज़ से संबंधित डिटेल्स। अब आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। याद रखिएगा कि वर्ल्ड किस स्वाहिली लैंग्वेज डे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, जो कि 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज के टोटल 200 मिलियन स्पीकर्स हैं, ये बात भी याद रखिएगा और इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है ये अफ्रीका में। और इसको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और इसको यूनेस्को के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यानी यूनेस्को ने इस दिन की शुरुआत की थी। आप याद रखेंगे, यूनेस्को ने इस दिन की शुरुआत की थी कौन से साल में? तो ये 2022 में। और ये जो स्वाहिली है, एक पावरफुल सिंबल है किसका? तो यूनिटी का और साथ ही साथ अफ्रीकन प्राइड भी इसे माना जाता है। कुछ जानकारी इसके बारे में और बता दूँ आपको, तो वो मैंने बताया कि इसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। साथ ही साथ इसे ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ज़्यादा ये बोला जाता है, ये भाषा। अब आइए यूनेस्को के बारे में जान लें। यूनेस्को का फुल फॉर्म ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन। फिर से बता दूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 16 नवंबर 1945 को। ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 16 नवंबर 1945। कई एग्ज़ाम्सों में पूछा गया है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजौले। याद रखिएगा, ऑड्रे अजौले, अजौले। तो ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। याद रखिएगा, फ्रांस जो कि देश है वहाँ पर पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड की स्वाहिली लैंग्वेज डे 7 जुलाई को मनाया मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। 2022 से मनाया जा रहा है, 200 मिलियन स्पीकर हैं। साथ ही साथ अफ्रीकन प्राइड और यूनिटी को ये शो करता है।
यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजौलो। तो ये थी मुख्य बातें इस करंट अफ़ेयर से संबंधित। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफ़ेयर की ओर। आपको बता दें कि तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स यानी कि ये हैं लीजेंडरी सुपर ईगल गोलकीपर है ये, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में गोलकीपर यानी कि फुटबॉल से संबंधित इस खिलाड़ी का नाम है। आपको याद रखना है फुटबॉल से ये संबंधित खिलाड़ी थे, गोलकीपर थे और इनका नाम है पीटर रुफई। अभी ऑबिचुअरी सेक्शन में चला गया है क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है। ये एक फुटबॉल के लीजेंडरी खिलाड़ी थे। बता दें आपको कि ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। अब ये भी याद रखिएगा नाइजीरिया आपको कुछ ही दिन पहले मैंने रिवाइज़ करवाया है। अब इन्होंने टोटल 65 कैप्स जीते हैं अपनी नेशनल टीम के लिए। इन्होंने डेब्यूट किया था 1981 में और अपने कंट्री को इन्होंने 17 साल रिप्रेज़ेंट किया है और नाइजीरिया को इन्होंने 1994 में अफ्रीका कप ऑफ नेशन जो ट्यूनीशिया में हुआ था, उसको जिताया था। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में गोलकीपर यानी कि फुटबॉल से संबंधित गोलकीपर का निधन हो गया है, जो नाइजीरिया के रहने वाले थे या फिर इनका नाम दे देगा पीटर रुफई जिनकी मृत्यु हो गई है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, कहाँ के रहने वाले हैं? नाइजीरिया के रहने वाले हैं। तो ये सवाल आपसे बन सकता है। तो ये थी आपके आज के मुख्य न्यूज़ जो आपको मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। तो अब हम मिलेंगे सोमवार को, अगले सोमवार को। धन्यवाद।